अस्सलामुअलैकुम। बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में अल्केन स्टार्ट किया था और हमने अल्केन के अंदर प्रिपरेशन तक कर लिया था। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ रिएक्शंस ऑफ अल्केन में। बेटा सबसे पहला रिएक्शन है कंबशन, ठीक है। तो बेटा कंबशन किसे कहते हैं या व्हाट इज़ मीant बाय कंबशन, पहले मैं डेफिनेशन लिख लूँ फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सब्सटेंसेस आर बर्न्ड इन substances are burned in air or ऑक्सीजन। आप किसी भी सब्सटेंस को एयर या ऑक्सीजन में बर्न कर दें, जला दें, तो हम उसे बोलते हैं बेटा कंबशन। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं शायद कंबशन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। ऐसा नहीं है। मतलब कंबशन किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। आप हाइड्रोजन को जला दें, आप सिर्फ कार्बन को जला दें, आप कार्बन मोनोऑक्साइड को जला दें, सही है, आप सल्फर को जला दें, ये सब कंबशन की कैटेगरीज में आएंगी। तो एनीथिंग विच इज़ बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? कंबशन। अच्छा, इसको समझने के लिए ना पहले हमें थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इसकी टाइप्स में पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंबशन हमें पहले इसकी पढ़नी पड़ेंगी। टाइप्स ऑफ कंबशन बेटा। टाइप्स ऑफ कंबशन दो तरह की होती हैं बेटा। एक कहलाती है कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, और एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इन कंप्लीट कंबशन बेटा। तो दो तरह की कंबशन होती हैं, एक होती है कंप्लीट, एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कंप्लीट कंबशन से, ठीक है। कंप्लीट कंबशन बेटा। तो कंप्लीट कंबशन की पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम लोग उसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं बेटा। कंप्लीट कंबशन किसे कहते हैं? कंबशन इन प्लेंटीफुल सप्लाई लिख लो, एक्सेस ऑक्सीजन लिख लो, एक ही बात है। कंबशन इन एक्सेस ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो आप बोलेंगे कंबशन कंप्लीट हो गई। अब सवाल ये है कि किसी रिएक्शन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंबशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है? तो बेटा इसकी एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन है कंप्लीट कंबशन की बेटा, और वो है प्रोडक्ट्स ऑफ, हमेशा याद रखिएगा कि बेटा प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीट कंबशन, प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीट कंबशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, CO2 एंड स्टीम बेटा। H2O स्टीम फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंप्लीट कंबशन हुई है बेटा? उसके प्रोडक्ट्स में क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम। और अगर ये नहीं हो रहा तो हम पढ़ेंगे आगे, तो फिर वो कंप्लीट कंबशन के
कैटेगरी में नहीं होगी। अच्छा, मैं एग्जाम्पल दे दूं ज़रा इसकी, फिर हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, C2H6 है, आपने इसको जला दिया तो बेटा ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O। बैलेंसिंग सीक्वेंस आपको याद होगा बेटा, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अच्छा, कंप्लीट कंबशन की एक बैलेंसिंग जर्नल इक्वेशन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पहले देखिएगा, अगर आप सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें बेटा, तो लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, आपने राइट साइड पे 2 लिखा, कार्बन बैलेंस हो गए। लेफ्ट साइड पर 6 हाइड्रोजन है, तो आप राइट साइड पे 3 लिखेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करने, तो आप चेक कीजिए बेटा, 3 1 3, 2 2 4, तो 4 और 3 हो गए 7। या तो आप लेफ्ट साइड पे 7/2 लिख दें, या फिर आप लेफ्ट साइड पे लिख दें बेटा 3.5। ये हो गई कंबशन इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। कोई सी भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बस प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस, प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस एक और एक्स्ट्रा बात याद रखिएगा, जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन, एक जर्नल इक्वेशन होती है बेटा। अगर आप इस कंप्लीट कंबशन की एक जर्नल इक्वेशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मैं ले लेता हूँ x, और बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को मैं ले लेता हूँ y। तो XY गिव्स यू x प्लस y/4 O2 gives you XCO2 plus y/2 H2O। ये एक जर्नल इक्वेशन है किसी भी कंबशन रिएक्शन की। अगर आपको कभी भी कंप्लीट कंबशन करनी हो बेटा, तो आप इस इक्वेशन से कर सकते हैं। अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जहाँ जहाँ x और y है, वहाँ आप कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स या नंबर लिखेंगे बेटा, ये पूरी इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि जर्नल कंबशन इक्वेशन को याद रखें, यूज़ मत करें। उसका रीज़न ये है कि आप इसको यूज़ करेंगे उससे पहले आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपको रूल पता है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन को, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, ख़त्म बात। वो मेरा ख्याल है 20 सेकंड्स के अंदर बैलेंस हो जाती है, तो आप डायरेक्ट उसी से कर लिया करें। ये हो गई कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक्सेस ऑक्सीजन कैसे पता चली कि प्रोवाइड की गई है बेटा, प्रोडक्ट से प्रोवाइड पता चलता है। कैसे? अगर आपके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम है, इसका मतलब है कंबशन कंप्लीट हुई है। अब आते हैं बेटा इनकम्प्लीट कंबशन, फिर हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़रा सेकंड टाइप देखिएगा बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे आपने कंप्लीट कंबशन के लिए लिखा बेटा कि कंबशन इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वैसे इनकम्प्लीट कंबशन के लिए होता है बेटा कि कंबशन इन, उसके बिल्कुल रिवर्स है, कंबशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बेटा, कंबशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब सवाल वही है, हाउ डू वी नो दैट कि ये कंबशन इनकम्प्लीट हुई है।
तो जैसे आपने प्रोडक्ट से कंप्लीट कंबस्शन देखा ना बेटा, वैसे ही इनकम्प्लीट कंबस्शन भी प्रोडक्ट से देखी जाती है। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा बेटा कि प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट combustion are कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड स्टीम बेटा। तो अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही होगी बेटा, आपको कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट से पता चलेगा। क्या मतलब? प्रोडक्ट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और स्टीम प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है बेटा। अब देखिएगा आप, मैं आपको इसकी इक्वेशन लिख के देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। कंप्लीट कंबस्शन से कंपेयर करते हैं, ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है मैं वो वापस लिखता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेटा C2H6 की एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा O2, ये वही इक्वेशन है जो मैंने ऊपर कंप्लीट कंबस्शन के लिए लिखी है, ठीक है। और ये मैंने लिखा CO2 और बेटा साथ में मैंने लिखा H2O, ठीक है। बैलेंसिंग में आपने सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया, और यहाँ आपने लिखा था बेटा 3.5, यानी 3.5 इंटू 2 इज 7, ठीक है। अब ज़रा इसे कंपेयर करते हैं दोबारा इनकम्प्लीट कंबस्शन की इक्वेशंस के साथ। ज़रा देखिए, फॉर एग्जांपल बेटा C2H6 को आपने जला दिया, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करेगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेट सपोज, और प्लस दे रहा है आपको स्टीम। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंबस्शन कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, बैलेंसिंग सीक्वेंस नहीं चेंज होता। पहले कार्बन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, आपने यहाँ 2 लगाया, बैलेंस हो गई। लेफ्ट साइड पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपने 3 लगाया, बैलेंस हो गई। अब आप प्रोडक्ट साइड पे चेक करें बेटा, ऑक्सीजन कितने, 3 1 3, 2 1 2, तो 3 और 2 5, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 के लिए 2.5 या 5/2, क्योंकि 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, सही है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ज़रा देखिएगा। सपोज करो बेटा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ करता हूँ C2H6 प्लस इसको करता हूँ O2, ठीक है, ये बनाता है सपोज करो कार्बन, और बेटा साथ में मैंने लिखा H2O, ठीक है। बैलेंसिंग सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा बेटा, सबसे पहले कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, तो सेम वही सीक्वेंस रखेंगे। 2 कार्बन है आपने यहाँ 2 लगाया, कार्बन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन 6 है बेटा, तो आप H2O के साथ लगा दें बेटा 3, हो गया। अब चेक करें प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ स्टीम के साथ ऑक्सीजन है, 3 1 3, हमें 3 ऑक्सीजन चाहिए रिएक्टेंट साइड पे, तो 1.5 इंटू 2 इज 3 हो जाएगा ना। अब अगर आप एक बात नोट कर लेना, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा आपके। ये देखिए, देखो बेटा, सबसे पहली इक्वेशन को सेकंड और थर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जब आपने 3.5 मोल से ऑक्सीजन लिमिटेड कर दी, 2.5 कर दी, आप गौर कीजिए आपके प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या हो गया बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चेक कर लें आप, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये देखिए, जब आपने 2.5 से बेटा 1.5 किया, तो आप चेक करें बेटा आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में। इसे लोग सूट भी कहते हैं, धुआं, सूट, ऑल्सो नोन एज सूट। तो आप चेक करें, जैसे जैसे ऑक्सीजन लिमिटेड होती जाएगी आपके प्रोडक्ट्स चेंज होते जाएंगे। तो कंप्लीट कंबस्शन का मतलब
एक्सेस ऑक्सीजन, जितनी चाहिए उतनी दे दी। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब बेटा, जब आप ऑक्सीजन को लिमिटेड करते जाएं, पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, कम कर दें, तो आपके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। सवाल दिमाग में ये आता है कि सर, आपने कहा, ज़रा देखिएगा बेटा, सर आपने कहा अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन बढ़ा दी, तो आप कह रहे हैं कंप्लीट कंबशन होगी। बिल्कुल कह रहा हूं। आप कह रहे हैं अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दें, कम कर दें, तो आप कहते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन होगी। मैं बिल्कुल यही कहता हूं। तो सर, अगर हम कोई सब्सटेंस नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जला रहे हैं, तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन की परसेंटेज फिक्स होती है, अराउंड 20% होती है। तो इट मीन्स ना हम ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, ना हम ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं, वो तो फिक्स्ड है। तो फिर कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन कैसे हो सकती है? देखो बेटा, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है तो बिल्कुल सही सवाल है। हम ऑक्सीजन को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, चलो ठीक है, लेकिन बेटा हम कम कार्बन और ज़्यादा कार्बन तो जला सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कार्बन की क्वांटिटी बढ़ा दी, ज़्यादा कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स जलाना शुरू किए, तो एज कंपेयर टू द कार्बन ऑक्सीजन कम हो गया कंपैरेटिवली। आपने ज़्यादा कार्बन जलाया तो ऑक्सीजन कम हो गया। और अगर आप कार्बन ज़्यादा जलाएंगे तो ऑटोमेटिकली एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन कम हो गई, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी आपने। आप ऑक्सीजन कम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप कार्बन कम ज़्यादा जला सकते हैं। अब ये देखिए बेटा, अगर आप कार्बन की क्वांटिटी कम करें, यानी कम क्वांटिटी वाले, कम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड्स को जलाएं, तो बेटा अगर आप कम कार्बन जलाएंगे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, आप बोलेंगे कंप्लीट कंबशन हो गई बेटा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं रफली कुछ चीज़ों को लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन। मीथेन एक फ्यूल है, सपोज करो, सीएनजी जिसे भी कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। घरों में जो गैस आ रही होती है वो भी मीथेन ही होती है। आप इसे बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। पेट्रोल दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, C6 और C8 का। तो लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए हम पेट्रोल को C6 ले लेते हैं। ये देखिए C6H14। इसी तरह डीजल भी मिक्स होता है। हम अपनी तरफ से उसे ना अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कि वो है आप C13 और H28 सपोज, ठीक है। आप इसमें इसकी क्वांटिटीज़ में कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। अब आप देखें, जितने भी जो हमारे गैस स्टेशंस होते हैं जिनमें सीएनजी गैसेस होती हैं, उस पर हमेशा फूल पत्तियाँ बनी होती हैं ग्रीन कलर की, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। अब क्यों है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? इसलिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि इसमें कम कार्बन है। आप एक मॉलिक्यूल सीएनजी का जलाएं, एक मॉलिक्यूल आप पेट्रोल जलाएं, एक मॉलिक्यूल आप डीजल जलाएं, तो आप देखें बेटा सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ है? डीजल के मॉलिक्यूल के अंदर, एज कंपेयर टू सीएनजी। तो होगा क्या बेटा, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आप ज़्यादा कार्बन जला रहे हैं एज कंपेयर वन वन मॉलिक्यूल के अंदर। पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। तो आपने नोट किया होगा कि डीजल गाड़ियां जब भी चलती हैं वो हमेशा स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, सूट प्रोड्यूस करती हैं, इनकम्प्लीट कंबशन होती है। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन में स्मोक ना भी प्रोड्यूस हो रहा हो तो भी वो कंटिन्यूसली कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस कर रही होती है। तो डीजल जी व्हीकल्स जितनी भी होती हैं बेटा, वो हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन से जलती हैं। इनकम्प्लीट कंबशन बेटा। तो जितनी कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, डेफिनेटली ऑक्सीजन उतनी लिमिटेड हो जाएगी बेटा। तो कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन
कार्बन की क्वांटिटी से भी हो सकती है ना। आप कह सकते हैं ना कार्बन ज़्यादा जला दिया, कार्बन कम जला दिया, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन की, इसीलिए डीजल गाड़ियाँ हमेशा धुआं प्रोड्यूस करती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी उनकी वजह से इन्वायरमेंट ज़्यादा ख़राब होता है। अब एक सवाल है, सवाल ये है कि फिर जब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल नहीं है तो फिर हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है बेटा कि जो एनर्जी होती है, कंबस्शन हम खामा चीज़ों को तो नहीं जलाते ना, एनर्जी सोर्स है। ये जो एनर्जी होती है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बन के। डीजल भले वर्स्ट फ्यूल ही क्यों ना होता हो, बट उससे पावर, उससे एनर्जी हमेशा ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग ज़्यादा कार्बन्स क्यों जलाते हैं? अगर आपसे कोई पूछे पर मॉलिक्यूल ज़्यादा कार्बन जलाने का क्या फ़ायदा, सीएनजी जलाओ भाई, उससे इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। इसी तरह डीजल से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पेट्रोल से उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बट सीएनजी से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आप अगर नोट करें, और कोई जैसे अगर आपने कभी गाड़ियों में नोट किया हो, तो अगर आप सीएनजी वगैरह पे गाड़ी चला रहे हो तो वो हमेशा आपको थोड़ा सा अंडर पावर लगती है चलाते वक्त, कि यार मज़ा नहीं आ रहा, गाड़ी में पावर नहीं है। तो डेफिनेटली वो गाड़ी का कसूर नहीं होता, वो बेसिकली कंबशन का कसूर होता है कि आप कंबशन कितने कार्बन की कर रहे हैं। तो हम जितना ज़्यादा कार्बन जलाएंगे बेटा, उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एक आखिरी छोटी सी बात और समझाता हूँ यहाँ पे, वो भी सुन लीजिए। अल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड हो, और अल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा, तो इसको ज़रा समझ लीजिएगा। छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है, इसे आप कहते हैं अल्कएन। ये ईथेन है, ठीक है। इसे आप कहते हैं बेटा अल्कीन, और बेटा इसे कहते हैं आप अल्कआइन। अब देखो, इन सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हैं, हाँ हैं, लेकिन आपको पता है अगर आप इन तीनों के सेम मोल्स लेकर जलाएं, एक 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 मोल लेके जलाएं, तो आपको पता है सबसे ज्यादा सूटी फ्लेम या इनकम्प्लीट कंबशन के चांसेस किस में ज्यादा होंगे? अल्काइन के अंदर। अब आप बोलेंगे सर कार्बन तो इन सब में सेम है। नहीं है ना, कार्बन की परसेंटेज डिफरेंट है। देखिए फॉर एग्जांपल, एक कार्बन का मास होता है 12, तो दो का हो गया 24 प्लस 6, ये हो गया 24, और एक हाइड्रोजन का एक होता है 4, तो ये हो गया 24 प्लस 2। ज़रा परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें, आपको और बात समझ में आ जाएगी। आप कहेंगे 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 6 का मतलब 30। परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई। आप सेकंड अल्कीन में ज़रा परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें बेटा, तो आप कहेंगे 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28। इसी तरीके से बेटा 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 26। आप चेक करें बेटा, ऊपर से नीचे आते हुए, अल्केन से अल्काइन की तरफ आते हुए बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ती जा रही है। क्यों? आपको पता है डिनोमिनेटर अगर कम होता जाए, जैसे ऊपर 30 है डिनोमिनेटर, उसके नीचे 28 है, उसके नीचे 26 है, तो डिनोमिनेटर कम होगा, लोअर होगा, तो वैल्यू हायर होगी। इसका मतलब है ऊपर से नीचे आते हुए परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आप सोचो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन किसके अंदर है? अल्काइन के अंदर। इसीलिए अगर आप इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो अल्काइन will burns alkyne will burn incompletely, produce सूट बेटा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जितनी कार्बन ज़्यादा होगी तो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अब आप यहाँ देखें, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस बात को समझा पाया होऊंगा। आई थिंक
आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। अच्छा, एक और छोटी सी बात आपको, बस इस आखिरी छोटी सी बात शेयर करके बात तो ख़त्म करता हूँ। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, ये एक साथ भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग ही प्रोड्यूस हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सर्दियों में अक्सर गाड़ियों में जो लोग हैं वो बड़ा ये पुराना तो खैर बहुत इंसिडेंट ऐसे होते थे कि लोग क्या करते थे कि जो गिराज होता है ना, सही है, फॉर एग्जांपल ये एक कार गिराज है, और बेटा मेरी ड्राइंग थोड़ी सी, आपको पता है, ये एक गाड़ी है, ठीक है। और ये गाड़ी मतलब गाड़ी गिराज में है। अब देखें, इस गिराज में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो शुरू में तो ज़्यादा होगी, लेकिन लोग क्या करते हैं सर्दियों में गाड़ी को गर्म करने के लिए गाड़ी गिराज में स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। अब उसमें होता क्या है, होता ये है कि ऑक्सीजन फ्यूल को जलाने में यूज़ होगी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑक्सीजन कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी गिराज के अंदर। और फिर हो सकता है कार्बन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, क्योंकि कार ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो कम होती जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ होती जा रही है। तो अब देखो, शुरू में कंप्लीट कंबशन हुई, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो गई। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, जो गिराज के अंदर, बंद गिराज के अंदर गाड़ी ऑन करके छोड़ देते हैं, और उनके साथ अक्सर हादसे होते हैं, वहाँ मर जाते हैं बेचारे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, सही है। तो इसको ख्याल भी रखना चाहिए हमें। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस। ये हो गई हमारा पहला रिएक्शन बेटा, जिसे हमने कहा कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन। हमारी हेडिंग थी कंबशन। अल्केन का दूसरा और आखिरी रिएक्शन, हमारे सिलेबस में दो ही रिएक्शन है, पहला था कंबशन, दूसरा है बेटा क्लोरीनेशन, नंबर 2। क्लोरीनेशन, इसे ना हेलोजिनेशन भी कहते हैं बेटा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज हेलोजिनेशन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन बहुत डिटेल से ए लेवल्स के अंदर है, ओ लेवल्स में तो खैर बिल्कुल सिर्फ थोड़ा सा ही है। सब्सटीट्यूशन बेटा, तो इट्स क्लोरीनेशन कह दें आप इसको बेटा, आप इसे हेलोजिनेशन कह दें बेटा, आप इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कह दें बेटा, ठीक है। अच्छा, एक स्टेप का रिएक्शन है बस, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आपको समझनी है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, CH4 मीथेन है, आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है। इसीलिए क्लोरीनेशन भी कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं कि H हटते हैं और Cl लगते हैं, तो ये प्रोडक्ट देता है CCl4 और साथ में HCl। इधर 4 लगाएं, इधर 4 लगाएं, बैलेंस हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन डार्क में नहीं होता। आपको सनलाइट या फिर आपको यूवी लाइट देनी पड़ेगी, इस पे लिखना ज़रूरी है, यूवी लाइट और सनलाइट कंडीशन है इसकी। तो ये बन गया बेटा CCl4। CCl4 को कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा, टेट्रा क्लोरो मिथेन कहते हैं इसको, टेट्रा क्लोरोमीथेन बेटा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, इसमें टेट्राक्लोरोमीथेन के अंदर ये बनता कैसे, इसको ज़रा थोड़ा सा समझना है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी सी जितनी आपकी, एक तो आपको एग्जामिनर के क्वेश्चन समझ में आ जाए, और दूसरा इसमें जो बीच में प्रोडक्ट बनते हैं वो समझ में आ जाए बस। यानी कि CH4 से CCl4 डायरेक्टली नहीं बनता, बल्कि बीच में कुछ और कंपाउंड्स भी बनते हैं, उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप पहले यहाँ नोट कर लें, फिर समझा देता हूँ। देखिए बेटा, इधर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं,
और यहां पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है। मतलब एक हाइड्रोजन एटम को एक मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन चाहिए टू रिप्लेस। ये की पॉइंट मुझे आपको समझाना है बस। वन, नॉट एटम, मॉलिक्यूल बोल रहा हूं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन विल replace one molecule of halogen will replace one atom of hydrogen। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन विल रिप्लेस 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब सवाल ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 हेलोजन होते हैं, 2 एटम होते हैं, तो दूसरा कहाँ जाता है? वो बना लेता है HCl। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, बस एग्जामिनर आपको फिर कभी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये देखें, ये H, ये H और ये H। सपोज बेटा मैंने एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल यूज किया, Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा चेक कीजिए। अगर मैं इस एक H और इस एक क्लोरीन को आपस में कंबाइन करूं बेटा, तो ये क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। ओके, सही है। नाउ अगर मैं इस HCl को एलिमिनेट कर दूं, बस मेरे एक स्टेटमेंट्स पे गौर कीजिएगा। मैंने लिखा -HCl, एक HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ओके, हो गया। अब आप सोचो, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई क्योंकि एक H निकल गया। हाँ, आपके पास एक एक्स्ट्रा क्लोरीन बचा हुआ है। हाँ, बचा हुआ है। तो ये क्लोरीन उस जगह पे जाके लग जाएगा जहां पर H था और निकल गया। -HCl का मतलब HCl बन के निकल गया, तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई। उस फ्री वैलेंसी में जाके एक क्लोरीन अटैच हुआ। तो अब आपका देखिए पहला प्रोडक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, H C H H, और वो जो फ्री वैलेंसी थी वहां क्या लग गया? क्लोरीन। तो आप चेक करें, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन आपने यूज किया और उसने कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए? एक। दोबारा देखिए, एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपने लिया बेटा, ठीक है। अब आप देखें, ये H और ये Cl मिलके क्या कर लेंगे बेटा? अबे ये क्या बन गया? ये Cl और ये H मिलके क्या बना लेंगे बेटा? HCl। अगर मैं एक HCl सब्सटीट्यूट कर दूं, जरा देखिएगा, ठीक है, एक H हटा दिया मैंने, माइनस एलिमिनेट कर दूं HCl, -HCl का मतलब HCl निकल गया। अब आप देखें आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा बेटा HCH और एक Cl ऑलरेडी लगा हुआ था। अब आप सोचें, अगर इस कार्बन के टॉप से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई। आपके पास स्टिल एक क्लोरीन का एटम बचा हुआ है। तो बेटा ये उस फ्री वैलेंसी पे लग सकता है। ये बन गया Cl। अब आप फिर से देखें, आपने एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज किया, उसने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया। दोबारा देखें, दो हो गए। यहां देखिए बेटा, एक और मॉलिक्यूल यूज किया मैंने क्लोरीन का, ठीक है। जरा चेक कीजिए, अगर ये H और ये Cl मिलकर HCl बना लें, चलो ठीक है। फिर से देखिए बेटा, मैंने लिखा -HCl, एक और HCl रिमूव हो गया। बताओ, इस H के हट जाने से कार्बन की एक वैलेंसी और फ्री हो गई। देखिएगा बेटा,
ये Cl पहले से लगा हुआ है, ये Cl पहले से लगा हुआ है। तो अब देखो वो जो H आपने रिमूव किया है बेटा, सही है, ये जो H आप जो C के नीचे लगा हुआ है, अगर आप इसे रिमूव कर दें तो बेटा इसको रिमूव करने से क्या होगा, इसको रिमूव करने से ये होगा कि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, आपके पास एक Cl अभी भी बचा हुआ है, आप इस Cl को जाके लगा दें उस फ्री वैलेंसी के ऊपर, ऐसे ये हो गया आपका तीसरा प्रोडक्ट। दोबारा देखिए, अगर आप एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल यूज कर लें तो बेटा ये Cl और ये H मिलके क्या बना लेंगे, HCl। थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझ लें बस बात को। अब देखें अगर ये HCl बनाते हैं तो मैं इसमें से एक HCl एलिमिनेट करके दिखाऊं, माइनस HCl निकल गया। दोबारा देखें बेटा, इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन लगा था, दूसरा लगा था, तीसरा लगा था, तो अब सोचो एक H हटने से इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा क्लोरीन आपके पास बचा हुआ है ये उसकी जगह लगा दें तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया। अब आपने मुझसे सीखना क्या है, सीखना ये है कि अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन यूज करें तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो हेलोजन का दूसरा एटम कहाँ चला जाता है, वो H के साथ मिलकर HCl बना सकता है, HBr बना सकता है, HI बना सकता है एंड सो ऑन, कोई भी हेलोजन। दूसरी चीज आपने क्या सीखी, मीथेन था, ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बनाता, CCl4 नहीं बना रहा, बल्कि पहला प्रोडक्ट बन रहा है CH3Cl, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है CH2Cl2, तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है CHCl3 और लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, CCl4। तो ये जो ऊपर नजर आ रहा है ऐसा नहीं है कि CH4 से डायरेक्ट CCl4 बन गया। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो मैंने आपको बताया बेटा कि जब आप मीथेन को क्लोरीनेटेड करने की कोशिश करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो जो पहला प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा CH3Cl, फिर जो दूसरा प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा CH2Cl2, और जो तीसरा प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा CHCl3, और जो लास्ट प्रोडक्ट होगा बेटा वो होगा CCl4। इस फर्स्ट प्रोडक्ट को कहते हैं बेटा मोनोक्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन बेटा। इसी तरह दूसरे वाले को कहते हैं बेटा डाई क्लोरोमीथेन बेटा। इसी तरह थर्ड वाले को कहते हैं बेटा ट्राई क्लोरोमीथेन, और लास्ट वाले को बेटा टेट्रा क्लोरोमीथेन कहते हैं। लेट मी समराइज इट कि मेरी बात समझ आई या नहीं। दो क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल C2H6 है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इस ईथेन को दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, बताओ मेरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ऑप्शन 1 C2H4Cl2 पहला प्रोडक्ट, और ये पहला प्रोडक्ट है, ठीक है। C2H2Cl4 ये दूसरा प्रोडक्ट है। अगर आप C2H6 को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 से रिएक्ट कराएं तो आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा। व्हाट इज द राइट आंसर, क्या बनना चाहिए। द राइट आंसर इज 1। क्यों, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स दो एटम्स रिप्लेस करेंगे, दो।
आपने 2 H हटाए, उनकी जगह 2 क्लोरीन लगा दिए। अब सवाल ये है कि बाकी के 2 क्लोरीन कहाँ चले गए? उन्होंने 2HCl बना दिया होगा। मैं आपको फिर एक सवाल देता हूं, दोबारा देखिए। सपोज करो उसने आपसे बोला C2H6 है, अगर हम इसे 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएं तो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, C2H3Br3 और C2Br6 डायरेक्ट। तो कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा अगर आप सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन प्रोवाइड करें? तो क्या सारे के सारे, यानी 6 ब्रोमीन का मतलब ये हो गया कि सारे के सारे H रिप्लेस हो जाएंगे? हैं सब H? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये गलत है और ये सही है, क्योंकि बेटा एक हेलोजन का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेगा। एक, यहाँ 6 है, इनमें से 3 रिप्लेस होंगे। अब सवाल यह है बाकी के 3 Br कहाँ गए? बेटा वो HBr बना लेंगे। दैट्स इट। तो मैंने कोशिश तो यही की बेटा कि मैं आपको ये बात समझा सकूं कि जब भी हम क्लोरीनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं बेटा इसके अंदर, तो आपको रेशो याद रहना चाहिए कि एक हेलोजन मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। आई होप बेटा मेरे इस डिस्कशन लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसे यहीं से मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।